क्या ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि हमारे पूर्वजों ने भी इस तरीके की दुनिया देखी है, ऐसा कोई कारण रहा है जिसकी वजह से हमें चीजें यहाँ पे झेलनी पड़ी है? कुछ बातें मैं आपसे करूंगा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, पुराने समय में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति का काम यही था कि हर व्यक्ति अपने अपने जीवन को चलाने के लिए शिकार करता था और उसे डेली भागना पड़ता था। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कहीं जंगल में आप पहुंच जाते हैं, वहां कोई शेर हो या कोई दूसरा जानवर हो, अपनी जीवन चर्या के लिए कुछ ना कुछ शिकार करना जरूरी है। अगर वह नहीं भागेगा तो काम नहीं कर पाएगा। भाई शेर है कि वो किसी का शिकार करना चाहता है तो वो अपना पेट भरना चाहता है, इसी वजह से वो शिकार करना की चाहता है। yes. लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, हिरन है, वो भी भाग रहा है, वो खुद को बचाने के लिए भाग रहा है, वो अपनी घास फूस खाएगा तब इस चीज का काम चलेगा। यानी दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे लोग मांस तब खाने लगे तो जब लगातार डेली दौड़ रहे थे, मन में एक कुंठा पैदा हो गया, कब तक दौड़ेंगे? किसी ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट कर लिया जाए जिससे कि कम से कम आज हम शिकार कर रहे हैं तो अगले 4-6 दिन 10 दिन तो बैठ के खा सके। शिकारी युग था, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी, कुछ जो लोग तेज थे, कुछ जो लोग कह सकते हैं एक्सपर्ट थे, जिन्होंने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की, उन्होंने कहा इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जो हम हथियार शिकार करने में यूज कर रहे हैं, दूसरी चीजों में यूज कर रहे हैं, हम उन्हें परिवर्तित कर देते हैं और हम एक डायरेक्शन चेंज करते हैं कि जो भी जमीन है उसको हम अपनी जरूरत में लेंगे और किसानी का यूज शुरू कर दिया उन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। अब यहां से व्यापारिक परिवर्तन हो गया कि जो लोग बिल्कुल पुराने सेटलमेंट में रहते थे उन लोगों में बदलाव आना शुरू किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई, उनके हथियारों का आकार भी बदल गया। और जो लोग डेली भाग रहे थे उन्होंने एक सिस्टम पैदा कर लिया कि भाई हम 3 महीने 4 महीने मेहनत करने के बाद अपना गेहूं उगाएंगे, चावल उगाएंगे, जो भी चीजें उगाएंगे, उसके बाद कम से कम बैठ के तो खाएंगे। समय और बदला और इन चीजों में जब किसान अपना देखने लगा कि भाई शिक्षा की हमें जरूरत है, किसान भी हमें बनना है, तो बहुत सारी चीजें, फसल हमारी कम हो रही है, हमें पैदावार भी बढ़ानी है, धीमे धीमे चेंज परिवर्तन होता गया। लेकिन किसानी युग से लोग परेशान हो गए क्योंकि फिजिकल मेहनत जो उन्हें यहाँ करनी पड़ रही थी वो भी इस युग में भी उन्हें और ज्यादा करनी पड़ी। अब एक थोड़ा सा चालाक व्यक्ति और आया, उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया और सन 1600 ईस्वी में औद्योगिक युग की शुरुआत हो गई। यानी कुछ लोग चालाक व्यक्ति इसी समाज से निकले, उन्होंने क्या काम किया, भैया तुम पैदा करो, हम लोग इसे मार्केट में बेचेंगे और जो लोग पैदा नहीं कर पा रहे उन लोगों को मतलब चीजें पहुंचाएंगे। उन्होंने गेहूं पहुंचाना शुरू कर दिया बाजारों में, उन्होंने जौ पहुंचाना शुरू कर दिया, या किसान के जो भी प्रोडक्ट थे उनसे संबंधित कुछ परिवर्तन किए वस्तुओं में और उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया, तो औद्योगिक युग की शुरुआत हो गई। लेकिन औद्योगिक युग भी बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, कुछ ना कुछ लगातार परिवर्तन आ रहे थे और आज की दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कंप्यूटर युग आ गया। क्या आ गया? कंप्यूटर युग आ गया 1980 में। क्योंकि इन लोगों के सामने जो समस्या पैदा हुई वो ये हुई, औद्योगिक युग आने से हर व्यक्ति अपने आप को आविष्कारक समझने लगा। वो उसकी दिमाग में यही खुरापात चलने लगी कि बाजार में कोई भी चीज मिल रही है, किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई नई चीज है जिसमें कुछ परिवर्तन करके मुनाफा ज्यादा कमाया जा सकता है, yes. तो क्यों ना हम इस काम को कर लें। जब ये चीज पूरी हुई तो लोग समझ गए कि स्थिति काफी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि हर आदमी अपना दिमाग लगाना जानता है। किसी स्थिति को अगर आप आज समझ रहे हो तो 4 दिन बाद दूसरे वाले व्यक्ति के सामने भी वही स्थिति आ जाएगी। तो औद्योगिक युग में बदलाव आना शुरू हुआ और 1980 के दशक में कंप्यूटर युग आ गया। क्या आ गया? कंप्यूटर युग आ गया। अब कंप्यूटर युग के साथ में समस्या क्या थी? सब जब कंप्यूटर युग आया तो हम जो सांख्यिकी यानी गणनात्मक हमारी प्रक्रिया थी, जो टीवी से संबंधित हमें जानकारी मिलती थी वो हमारे पास ज्यादा आ गई। लेकिन ऑफिसों में और बहुत सारी जगह पे कंप्यूटर की यूज ज्यादा होने लगा, क्योंकि आदमी की वर्किंग कैपेसिटी है,
Yes. कंप्यूटर की तो वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा थी, जो आदमी काम 10 मिनट में कर रहा है मशीनरी क्षमता के द्वारा उसे 2 मिनट में खत्म किया जा रहा है। यस। अब इसके आने से समय में बड़ा बदलाव ये हुआ कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया। Yes. हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया। अब कंप्यूटर से भी लोग परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्यों बदलाव के आने पर रोजगार छिन जाने से लोग आहत हो गए। Yes. अब कौन सा युग आने वाला है? अब युग आने वाला है जो आपको रोजगार दे सके, और भारत सरकार या XYZ किसी भी देश की सरकार है, उसके पास कोई भी ऐसा फंडा नहीं है जिससे आप लोगों को रोजगार मिल सके। और आगे आने वाला समय वो केवल और केवल एक ही युग है, नेटवर्क का युग। अगर आप समय के बदलते भाव को पहचान रहे हैं तो आप नेटवर्क युग में आ चुके हैं। नेटवर्क तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम नेटवर्क बना के क्या करेंगे, ये गलत है भाई। ऑलरेडी आप पहले से किसी न किसी के नेटवर्क में तो हो। Yes. जिस दुकान वाले से आप सामान लेके आ रहे हो, नमक मिर्च मसाला लेके आ रहे हो, क्या उस दुकानदार के ग्राहकों के नेटवर्क में आप हो नहीं हो? Yes. कपड़ा पैंट शर्ट जूते मोजे कहीं ना कहीं से लेके आ रहे हो, क्या आप उस रेडीमेड स्टोर वाले के संपर्क में हो या नहीं हो? किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो क्या आप उसके एम्प्लॉय के नेटवर्क में हो या नहीं हो? Yes. नेटवर्क का प्रकार अलग अलग हो गया है, लेकिन 100% आप किसी न किसी के नेटवर्क में हो। और समय बदल रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको अपने नेटवर्क में ले ले अपने सपने पूरे करने के लिए। इससे अच्छा है कि आप सामने वाले व्यक्ति को खुद के सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क बना दो। अगर हम इस तरीके की गलती कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में ये चीजें आज आपके लिए जरूरी है, कल को आपके लिए मजबूरी हो जाएंगी। और मजबूरी में जो व्यक्ति काम करता है वो सदैव परेशान रहता है सर। Yes. वो सदैव परेशान रहता है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो उसे चाहत के साथ करें, उसे चाहत के साथ करें। चाहत से करोगे तो आहत आप कम हो जाए, आहत होना कम हो जाएगा और राहत आपको मिल जाएगी। ठीक है। चेतराम शर्मा जी ने अभी बात की थी कुछ कि हम लगातार काम कर रहे हैं, 5 साल तक हमें काम करना है। बहुत अच्छी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसके भविष्य से संबंधित जानकारी आप अगर लगातार लोगे तो आपको पता चलेगा कि बाजार में या समाज में जो शिक्षा पद्धति हमारी है उसकी कितनी कंडीशंस लगा रखी हैं और क्यों हमें बेरोजगारी से मुखातिब होना पड़ रहा है। अभी मैं एक आंकड़ा चेक कर रहा था, जब उस आंकड़े को मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि जो लोग बीटेक करते हैं उनको 55.19% रोजगार मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई? आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए शिक्षा में लगाए होंगे और उस शिक्षा में लगाने के बाद स्कूल ने आपको गारंटी नहीं दी कि आपके बच्चे को 100% रोजगार मिल जाए। क्या हो जाए? दूसरे कोर्सों का भी हाल लगभग यही है। जो लोग MBA करते हैं उनको 55.09% रोजगार मिल पा रहा है। कितना मिल पा रहा है? ये मेरे खुद के आंकड़े नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा ले रहे हैं, उनके सामने क्या परेशानी आने वाली है आप उसे आज समझ लें। अगर कोई भी व्यक्ति BA करने के बाद में बाजार में रोजगार प्राप्त करने के लिए निकलता है, उसे 44% रोजगार मिल रहा है लगभग। क्या ऐसा है? क्यों जी? ऐसा है नहीं है? क्या जो 56% लोग BA करने वाले घूम रहे हैं उन्हें सरकार रोजगार दे पाएगी? सरकार का और प्राइवेट कंपनियों का दोनों का मिलाकर आंकड़ा तो यह है कि इतने को रोजगार मिलेगा। इससे ज्यादा वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा? इससे ज्यादा लोग जो बाजार में घूम रहे हैं उन लोगों का क्या होगा? सोचने की जरूरत है, नहीं सोचने की जरूरत है। अब आपको और आगे मैं बताता हूं। कुछ लोग ITI करने के बाद में आपको बाजार में मिल जाएंगे और ITI करने वाले लोगों का आंकड़ा है 31.3%। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं उस कंपनी में लग जाऊं, इस कंपनी में लग जाऊं, फिटर से ITI कर लूं, मैकेनिकल से ITI कर लूं, इससे ITI कर लूं, उससे ITI कर लूं।
लेकिन आप उसके रोजगार से संबंधित आंकड़े जरूर जाने, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को इनमें से किसी न किसी कोर्स को कराने जा रहे हैं जिसके रोजगार का हाल ये है। यस, ऐसा है कि नहीं है? कल को कराओगे नहीं कराओगे? अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओगे नहीं दिलाओगे? क्यों जी? ऐसा कोई है जो शिक्षा न दिलाए? और इन्हीं में से कोई ना कोई कोर्स कराएगा। जब कराएगा उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो हालात क्या होंगे? क्यों जी? भाई हम लोग शिक्षा दिला रहे हैं, मोटी मोटी फीस स्कूलों को दे रहे हैं, रोजगार का हाल ये है। बीटेक करने के बाद 45% लोग बेरोजगार हैं, एमबीए करने के बाद भी लगभग 45% रोजगार है, बीए जो लोग कर रहे हैं 56% लोग बेरोजगार हैं। इन लोगों को क्या रोजगार की आवश्यकता नहीं है? पैदा होते ही खत्म कर देना चाहिए कि रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा? क्या जरूरत है इन लोगों की? जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है उनकी तो जिंदगी लगभग नॉर्मल चल रही है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप एक लगभग 50% आबादी को, 50 से ज्यादा बैठेगा सारा आंकड़ा आप निकालोगे तो 42% लोगों के आसपास ही रोजगार होगा। जब पूरा आंकड़ा आप इस सिस्टम के अनुसार निकालोगे तो पता चलेगा लगभग 60% लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा की जा रही है। आप इस चीज को समझो। कुछ लोग बीएससी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया बीएससी, क्यों जी? यस, आपने बीएससी पढ़ाया अपने बच्चों को, कोई किसी ने तो की होगी, आपने की है शायद? हाँ, भैया ने बीएससी की है। पता है कितने परसेंट लोगों को रोजगार मिलता है? बीएससी करने वाले लोगों को जो रोजगार मिलता है 38.06% लोग हैं। कितने लोग हैं? 38.06% लोग हैं जिन्हें बीएससी करने के बाद में रोजगार मिल रहा है। कुछ आगे और चलता हूं, जो लोग बी फार्मा करते हैं उन्हें भी लगभग 44% लोगों को रोजगार मिल रहा है। और पॉलिटेक्निक करने के बाद में जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हैं 21.43% लोगों को रोजगार है। कितना है? 21.43। ये आंकड़े आपको गूगल पे मिल जाएंगे जब आप चेक करोगे तो। मेरा बताने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार जो प्रयास कर रही है वो आपको रोजगार देने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका बेस्ट प्रयास भी कितने लोगों को किस एजुकेशन के सिस्टम के द्वारा रोजगार तक पहुंचा पा रहा है वो समझने की जरूरत है। कुछ लोग एमसीए करने के बाद भी रोजगार ढूंढ रहे हैं और उन्हें 29.3% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। मेरा जो समझाने का पर्पज ये था कि इन्हीं कोर्सों में से आपका बच्चा भी कोई ना कोई कोर्स करने जा रहा है। क्या आपके बच्चे को गारंटी है कि रोजगार मिल जाएगा? नहीं। बीटेक करने वाले 55% लोग हैं, इसमें से 45% लोग तो पहले से ही बाहर बैठे हैं। अगर उन्हें मौका लग जाए तो ये 55% वाले जो बैठे हैं ना, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उन्हें मौका लग जाए तो लात मारने के लिए तैयार है। वो कहेंगे तुम इन्हें 1 लाख रुपए मत दो, हमें 20,000 दे दो, हम 20,000 में इस काम को करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति है नहीं है? और आपने भी कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई डिप्लोमा मेरे द्वारा जो बातें बताई गई हैं इन्हीं में से किया है कि नहीं है? खास बात तो यह है कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सही तरीके से हमें रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि रोजगार की स्थिति में जाते हैं, लेकिन मजबूरन बस हमें वो नौकरी करनी पड़ती है जो हम अपने लिए उचित नहीं समझते। हम अपनी कीमत लगा रहे हैं 50,000 रुपए, रोजगार आपको पिछले 4 महीने से मिल नहीं रहा। आप कहेंगे साला 30,000 की मिल जाए, 30,000 करने के लिए तैयार हूं, खर्चे पानी तो चलेंगे। आपकी मजबूरी का फायदा वो कंपनी का मालिक उठा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने कहीं ना कहीं आ रही है तो ये आंकड़ा आपको बहुत मदद कर सकता है और आप आने वाले भविष्य को समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का है, जो आपकी दुनिया को बदलेगा। खास बात तो यह है, इस आंकड़े के अनुसार लगभग 68,000 बच्चे भारत में डेली पैदा हो रहे हैं। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद बहुत से लोग ऐसे हमारे यहाँ में हैं जिनके बच्चे आज की डेट में रोजगार ढूंढ रहे हैं। यस।
एक ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि आज की डेट में पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1, और 10 साल 15 साल बाद तो ये पॉपुलेशन लगभग 1.5 हो जाएगी, 200 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। टेक्नोलॉजी का जमाना आएगा तो आपके रोजगार के अवसर और कम हो जाएंगे और आपको रोजगार के लिए माथापच्ची और करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से ऐसे किसी डिग्री को ले रहे हैं या जो भी आपका रोजगार है, ऐसे किसी रोजगार को कर रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि आज आप इस पौधे को लगा रहे हो, इस लगाने को धीमे धीमे सींचिए, और 5-7 साल बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपके बच्चे को रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी।